स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अब पहले बताया था कि इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए हमें यूरोप की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम यूरोप की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न एज है, उसके कुछ इवेंट्स के बारे में जानेंगे। सो द मॉडर्न एज स्टार्टेड इन यूरोप इन द 15th and 16th centuries। इंडिया की मॉडर्न एज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया की मॉडर्न एज 18th और 19th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, लेकिन यूरोप की जो मॉडर्न एज थी वो हमसे पहले से स्टार्ट हो चुकी थी 15th और 16th सेंचुरीज में। नाउ दीज आर सम ऑफ द इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ यूरोप। ये कुछ मेन इवेंट्स हैं मॉडर्न एज ऑफ यूरोप के जिन्होंने हमारी इंडिया की मॉडर्न एज पर भी अपना इम्पैक्ट डाला। So these events are Industrial Revolution, Renaissance and Imperialism and Colonialism। तो इन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। The population increased in Europe, that's why there was too much demand of goods. To fulfill demands, the rich merchants of Europe set up many factories. They used machines, raw materials, workers and capital in these factories for production। तो यूरोप में जब 15th और 16th सेंचुरीज के टाइम पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो सामान होंगे, गुड्स होंगे, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। तो यूरोप में भी जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे ही गुड्स की यानी कि सामानों की डिमांड भी बढ़ गई। तो इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो रिच मर्चेंट्स थे, अमीर व्यापारी थे यूरोप के, उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप की, बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टार्ट की। उन्होंने इन फैक्ट्रीज में सामान बनाने के लिए यानी कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए मशीन्स का यूज किया, रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे माल का बहुत ज़्यादा यूज किया, बहुत सारे वर्कर्स का यूज किया और कैपिटल यानी कि बहुत सारा पैसा लगाया। The Industrial Revolution started in England and later on spreaded in France and Germany। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था और इंग्लैंड से ही ये फ्रांस और जर्मनी में भी फैला। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रमोटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने टेक्नोलॉजी के यूज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, यानी कि सामान बनाने के लिए, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी के यूज को इसने प्रमोट किया। नाउ सेकेंड इवेंट इज रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना। सो रिनाइसेंस स्टार्टेड इन इटली। रिनाइसेंस सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था। आफ्टर द डार्क एज इन यूरोप पीपल अवेकन, द पीपल टुक इंटरेस्ट इन लर्निंग। सो 15th और 16th सेंचुरीज के पहले के टाइम में यूरोप में डार्क एज चल रही थी। डार्क एज का मतलब लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की, वो बस चीज़ों को फॉलो करते जा रहे थे। लेकिन डार्क एज जब खत्म हुई, जब मॉडर्न एज स्टार्ट हुई यूरोप में, तब लोगों ने अवेकन होना शुरू करा, लोगों में जागृति पैदा होनी शुरू हुई। तो लोग लर्निंग में, नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लेने लगे। अ स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, रीजनिंग एंड इंक्वायरी डेवलप्ड इन द पीपल। तो अब लोग किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे कि इन्होंने बोल दिया इसलिए हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि अब वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों होता है, और रीजनिंग करते थे कि इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, और इंक्वायरी यानी कि हर चीज़ के पीछे वो इंक्वायरी करते थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे कि ये चीज़ क्यों होती है। तो many inventions took place due to scientific attitude of people। तो लोगों में जब इन सब चीज़ों की जागृति होनी शुरू हुई, रीजनिंग की, क्वेश्चनिंग की, इंक्वायरी की, तो इस साइंटिफिक एटीट्यूड के कारण उस टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुए, बहुत सारी नई नई चीज़ें बननी शुरू हुई। एंड many new places discovered by the navigators during this period। और इसी टाइम पे बहुत सारी अलग अलग जो प्लेसेस थी, अलग अलग जगह थी, वो नेविगेटर्स यानी कि नाविकों के द्वारा खोजी गई, डिस्कवर की गई। नाउ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स इंक्रीज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। The European countries wanted to capture new
areas to fulfill demand of raw materials and markets. तो जैसा कि हमने अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल और मार्केट्स यानी कि बाजारों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंग्लैंड में, यूरोप में। तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने रॉ मटेरियल्स और मार्केट्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए दूसरी कंट्रीज पर अपना कब्जा जमाएं, क्योंकि उनकी कंट्रीज में इतनी ज़्यादा डिमांड थी इन सब चीज़ों की कि वो खत्म होने लगी थी वो चीज़ें। तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज पे कब्जा करने का सोचा। This resulted in colonialism and imperialism। तो इस सोच ने, इस डिमांड ने इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को जन्म दिया। Imperialism means to capture more areas in foreign land. England was an imperialist country. Imperialism का मतलब होता है कि foreign lands में यानी दूसरी countries में जो areas हैं उनको capture करना, दूसरी countries के areas को कब्जे में लेना, इसको हम बोलते हैं imperialism। तो इंग्लैंड जो थी वो एक imperialist country थी, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत सारी countries को अपने कब्जे में ले लिया था। India was the colony of England. Colony means captured area of an imperialist country। तो imperialism का मतलब हमें समझ में आ गया कि दूसरी कंट्रीज के एरियाज को कैप्चर करना। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि दूसरी जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है उसके द्वारा कैप्चर किया हुआ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लैंड एक इंपीरियलिस्ट कंट्री थी, कब्जा करने वाली कंट्री थी, तो इंडिया जो थी वो इंग्लैंड की कॉलोनी थी, यानी कि इंग्लैंड के कब्जे में एक एरिया थी। ओके, देयर वर 62 कंट्रीज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम का सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर था जिसके अंडर 62 कंट्रीज थी। 62 कंट्रीज को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। The meaning of imperialism and colonialism is near about the same. So imperialism और colonialism दोनों का मतलब almost सेम ही होता है, दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करना, दूसरे के एरियाज पर कब्जा करना। Conclusion: Due to British, there was drain of wealth in India। तो ब्रिटिश के आने के कारण, ब्रिटिश के कब्जे के कारण इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया में जो भी पैसा था वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। Indians were disunited by the policy of divide and rule by Britishers। तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाकर, यानी कि बांटो और रूल करो, बांटो और राज्य करो, यानी कि उन्होंने इंडिया के जो रूलर्स थे उनको बांट दिया आपस में, धर्म और जाति के नाम पर इंडिया के लोगों को भी बांट दिया और उनमें फूट डालकर उनको कमजोर करके खुद ही इंडिया पर राज करने लग गए। सो उनकी वजह से, उनकी इस पॉलिसी की वजह से जो इंडियंस थे वो डिसयूनाइटेड हो गए, उनमें यूनिटी नहीं रही, एकता नहीं रही। द ब्रिटिश यूज्ड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर देयर ओन यूज। इंडिया के जो रिसोर्सेज थे, इंडिया के जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल सामान थे, उन्हें ब्रिटिश ने अपने यूज के लिए ले लिया, वो यूज करना स्टार्ट करने लग गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ और मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण हुआ। At the time of arrival of British, the political, social and economic condition of India was pitiable। तो जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे तो उस टाइम इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही शोचनीय यानी कि पिटिएबल थी।